पाकिस्तान की बात कर रहा हूं, जबरदस्त मोटरवेज बने हैं, जबरदस्त सुपर हाईवेज बने हैं और बैंक अकाउंट ठन ठन गोपाल। कुछ नहीं, पाकिस्तान गलत सांस ले ले। चीन को गाली देना बहुत बड़ी बात है, एक बार गलत सांस ले ले फिर देखिए चीन क्या करता है। मुल्क कहने वाला कि आलम इस्लाम का अकेला न्यूक्लियर वेपन्स मुल्क, उसने तहरीक तालिबान, मारने वाला पाकिस्तानी मुसलमान, मरने वाला पाकिस्तानी मुसलमान। इसमें भारत कहां से आ गया बीच में? ये आपस में। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स हिंदी। इस वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए ताकि हमारा मनोबल बढ़ा रहे। दोस्तों, पिछले 24 से लेकर 48 घंटों में कुछ ऐसी चीजें हुई हैं चीन के साथ भी और पाकिस्तान के साथ भी, जिसका मैं विश्लेषण करूंगा, यहां पे एनालिसिस करूंगा, तजिया करूंगा उसका, और मैं आपके सामने कुछ एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू, एक डिफरेंट नुक्ता नजर लाने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, सबसे पहले G7 की जो मीटिंग है, आपको पता ही है G7 की मीटिंग चल रही है और G7 की मीटिंग में कुछ चीजें डिस्कस हो रही हैं। आपको पता है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो चाइना का है, यानी कि एक पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट है, एक कनेक्टिविटी का प्रोजेक्ट है, जिसका पार्ट चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर भी है, जिसका भट्टा बैठ चुका है अभी, विच इज ऑलमोस्ट टेकिंग इट्स लास्ट ब्रेथ। अब चाइना उसको दोबारा रिवाइटलाइज करने की कोशिश कर रहा है। ये जो पाकिस्तान है वो फिर हाथ पैर मार रहा है उसमें। लेकिन बहरहाल बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ने क्या करा कि इंफ्रास्ट्रक्चर तो बनाया। पाकिस्तान के अगर आप कुछ मोटरवेज देखें, आपको ये दिखेगा कि काफी अच्छी क्वालिटी के मोटरवेज हैं, लेकिन मोटरवेज के हालात जितने अच्छे हैं, मुल्क के हालात उतने ही बदतर हैं। राइट? हियर इज अ कंट्री विच हैज ग्रेट मोटरवेज। मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूं। जबरदस्त मोटरवेज बने हैं, जबरदस्त सुपर हाईवेज बने हैं और बैंक अकाउंट ठन ठन गोपाल। कुछ नहीं है उनके पास। एक अरब डॉलर के लिए यह मुल्क तरले करता है, भीख मांग रहा है एक अरब के लिए। यार IMF कुछ दे दो, सऊदी अरब कुछ दे दो, फलाना ये दे दो, ढिमका। ये क्यों हो रहा है ऐसे? ये क्यों हो रहा है? क्योंकि पाकिस्तान को ऐसा लगा कि साहब रोडें बन जाएंगी, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, फैक्ट्रियां खुल जाएंगी। पाकिस्तान का अपना कुछ था मामला, दिमाग में कुछ ना कुछ फिल्म चल रही होगी पाकिस्तान की, वो फिल्म हो गई फ्लॉप। चाइना ने सब कुछ घेर लिया, कहानी खत्म। अब G7 कंट्रीज क्या कह रही हैं? भाई G7 कंट्रीज ये कह रही हैं कि हम एक 200 अरब डॉलर का एक कॉर्पस बनाएंगे, 200 अरब डॉलर का, और हम चाइना की काट बना रहे हैं यहां पे। चाइना क्या करता है मैं आपको बताता हूं। चाइना कुछ मुल्कों को टारगेट करता है, कुछ मुल्कों को। ये मुल्क कैसे होते हैं जिनको चाइना टारगेट करता है, यह आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। एक तो वो मुल्क छोटा हो। चाइना कभी बड़े मुल्क को टारगेट नहीं करता, वो मुल्क छोटा हो। उस मुल्क का जो एलीट है, जो अशराफिया है, जो उसकी टॉप क्रीम है, जो उसके पॉलिटिशियंस हैं, जनरल्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, बिजनेसमैन हैं, बड़े बड़े कंपनियों के मालिक हैं, ये हाईली करप्ट हो। पहली चीज, छोटा मुल्क हो। दूसरी चीज, एक करप्ट एलीट हो, भ्रष्ट एलीट हो। तीसरी चीज, पॉलिटिकली अनस्टेबल हो, राजनीतिक तौर पे अस्थिर हो। चौथी चीज, पैसे की भूख कि और पैसा और पैसा और पैसा। ये ऐसी कंट्रीज को, ऐसे देशों को, मुल्कों को आइडेंटिफाई करता है चाइना और वहां पे पैसे डालता है। अच्छा, जब मैंने बताया आपको कि पैसे की भूख हो और भ्रष्ट वहां का अशराफिया हो, एलीट हो, पॉलिटिकली अनस्टेबल हो, आपके दिमाग में पाकिस्तान की पिक्चर आ रही होगी, और ये सच भी है। पर यही काम श्रीलंका के साथ भी करा, यही काम नेपाल के साथ करने की कोशिश करी, यही चीज उन्होंने अफ्रीका के कई देशों में करने की कोशिश करी। उसका कारण क्या है दोस्तों? इसके पहले कि मैं बताऊं कि G7 ने इतने अरब डॉलर डालने का ऐलान करा है, कॉर्पस बनाने का ऐलान करा है, उसके पहले आपको यह जानने की जरूरत है कि चाइना ये पैसे लगाता क्यों है। जब चाइना लगातार दर लगातार पाकिस्तान को पैसे दिए चला जा रहा है, अभी अभी 2.5 अरब डॉलर दिए हैं 2-4 दिन पहले, आपको क्या लगता है चाइना को क्या यह बात नहीं पता है कि पाकिस्तान वो पैसे कभी नहीं लौटाएगा? ना पाकिस्तान की ऐसी मंशा है कि वो लौटाए। पाकिस्तान के पास अगर होंगे भी नहीं, फिर भी नहीं लौटाएगा। लेकिन चाइना को पक्का पता है कि ना श्रीलंका हमारे पैसे लौटा सकता है, ना पाकिस्तान हमारे पैसे लौटा सकता है। फिर भी चाइना पैसे पर पैसे दिया जा रहा है। अभी तक कितने अरब डॉलर चाइना दे चुका है पाकिस्तान को, किसी को नहीं पता।
ये कर क्यों रहा है चाइना? ये कर इसलिए रहा है क्योंकि चाइना वो पैसे वापस चाहता ही नहीं है। चाइना को नहीं चाहिए वो $2.5 अरब या 20, 25, 30 अरब डॉलर जितने भी चाइना ने आज तक दिए, उसको नहीं चाहिए, उसको एक पैसा वापस नहीं चाहिए। चाइना को चाहिए पूरा पाकिस्तान। और ये जो पैसे पाकिस्तान को दे रहा है, ये पाकिस्तान की सॉवरेनिटी जो है, खुद मुख्तारी जो है पाकिस्तान की, उसको खरीदने के लिए दे रहा है। दोस्तों समझने की कोशिश करिए, गेम जियो पॉलिटिकल है, ये गेम जियो स्ट्रेटेजिक है, ये गेम इकोनॉमिक है ही नहीं। और ये चाइना लगातार दर लगातार ये करने की कोशिश कर रहा है अलग अलग जगह पे। जो मुल्क साइज में बड़ा होगा, जो मुल्क साइज में बड़ा होगा, जिसकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होगी, जो इकोनॉमिकली यानी कि पैसे के तौर पे साउंड होगा, जिसकी पॉलिटिकल क्लास स्ट्रांग होगी, ताकतवर होगी, जिसके पॉलिटिकल क्लास ऊपर, जहां पे करप्शन इतना नहीं होगा। करप्शन तो अमेरिका में भी है, हर जगह है दुनिया में, लेकिन यूरोप में भी पाया जाता है काफी करप्शन, लेकिन जहां पे पॉलिटिकल क्लास उतनी करप्ट नहीं होगी, कम होगी, और लोग एकजुट होकर, ज्यादातर लोग एकजुट होकर चलेंगे, चाइना कभी उस मुल्क को छेड़ेगा नहीं। जैसे कि इंडिया के साथ उड़ी उड़ी बात करता है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की, कि यार आप भी सीपैक में शामिल हो जाओ, ये सब फलाना ढिमका, लेकिन चाइना प्रेशर डालेगा गलवान में, चाइना प्रेशर डालेगा डोकलाम में। या तो आप ऐसे मानिए या आप ऐसे मानिए। अब ना हिंदुस्तान ने ऐसे माना ना ऐसे माना, बहरहाल जो बाइडेन ने अनाउंस कर दिया, बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड, बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड एक इनिशिएटिव था जो बाइडेन का। वो जो इनिशिएटिव था जो बाइडेन का, उसका नाम चेंज कर दिया है। नाउ व्हाट दे आर डूइंग इज, ये लोग $200 अरब इकट्ठा कर रहे हैं। अब ये छोटे मुल्कों के पास जाएंगे और उनको बोलेंगे कि देखो यार, चाइना जब तुम्हें लोन देता है, चाइना जब तुम्हें पैसे देता है, तो चाइना तुम्हारी गुर्दा कलेजी निकाल लेता है। सही है, चाइना तुम्हारी गुर्दा कलेजी निकाल लेता है। चाइना तुम्हारे एयरपोर्ट हथिया लेता है, चाइना तुम्हारे सी पोर्ट्स हथिया लेता है, चाइना तुम्हारे मोटरवेज हथिया लेता है, चाइना तुम्हारी पूरी जमीन हथिया लेता है और तुम्हारा दिल और दिमाग पर कब्जा कर लेता है। हम ऐसा नहीं करेंगे, ये G7 कंट्रीज का कहना है, और इसमें कहीं ना कहीं मुझे लगता है भारत भी शामिल है। हम ऐसा नहीं करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या, G7 मैं इसलिए कह रहा हूं कि G7 अभी एक्सपैंड हो रहा है, G7 एक्सपैंड हो रहा है, और उसमें फ्यूचर में भारत का भी रोल होगा, इसलिए मैंने भारत का नाम लिया। भारत G7 का हिस्सा आज की तारीख में नहीं है, लेकिन फ्यूचर में भारत का रोल होगा G7 में। हो सकता है G8 बन जाए, भारत को अकोमोडेट करें, या भारत उसका मेंबर बने, ऐसा मेरा मानना है। दोस्तों स्टोरी ये है ना कि अब ये जो G7 कंट्रीज जब किसी दूसरे मुल्क को लोन देंगी, ये सॉफ्ट तरीके से लोन देंगी। ये कंट्रीज को ये नहीं बोला जाएगा कि अगर तुमने ये पैसा वापस नहीं लिया तो हम तुम्हारा घर गिरवी कर लेंगे या तुम्हारा एयरपोर्ट गिरवी कर लेंगे। नहीं, हां, ये पैसा वापस जरूर चाहिए। ये कोई खैरात नहीं है, ये कोई भंडारे की पूड़ी नहीं बढ़ रही, लेकिन ये बड़े सॉफ्ट तरीके से करा जाएगा। तो जिन मुल्कों को पैसे की जरूरत है वो अट्रैक्ट होंगे, इसकी ओर अट्रैक्ट होंगे। जिन देशों को पैसे की जरूरत चाहिए, जैसे अफ्रीका में चाइना का, अफ्रीका में कोई ऐसा मुल्क नहीं है जहां पे चाइना का प्रेजेंस नहीं है, जहां पे चाइनीज नहीं बैठे हुए, माइनिंग कर रहे हैं, ये बिजनेस कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। चाइना ने पूरा अपना वर्चस्व किस्म का कायम कर रखा है अफ्रीका के ऊपर। ऐसे मुल्कों को, किसी को 1-2 बिलियन दिए, किसी को 5 बिलियन दिए, किसी को $500 मिलियन दे दिए, जिसकी जैसी जरूरत हुई, और उनको वापस चाइना से अपने घेरे में लाने की कोशिश है ये। तो ये प्लान चल रहा है सब। इससे बहुत इंपैक्ट पड़ेगा जियोपॉलिटिक्स पे, और चाइना परेशान है। चाइना लगातार बयानबाजी कर रहा है, चाइना ये कह रहा है कि नहीं साहब, ये तो साजिश है हमारे खिलाफ, फलाना ढिमका, जो भी चाइना कर रहा है। लेकिन आज की तारीख में जो श्रीलंका जल रहा है ना दोस्तों, आज की तारीख में, ठीक है उसका एलीट करप्ट है, राजपक्षा फैमिली करप्ट है, जो कुछ भी आप कहना चाहें वो सब ठीक है, जायज है, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज इसके बीज रखे चाइना ने। चाइना ही कलेश की जड़ है, और चाइना हर जगह कलेश की जड़ है। ये मैं आपको नई बात नहीं बता रहा कोई। पाकिस्तान में जो हो रहा है ना अभी, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, ठीक है इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है, वहां के एलीट करप्ट हैं, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, लेकिन चाइना ने भी काफी कुछ कब्जा कर रखा है पाकिस्तान के अंदर, और पाकिस्तान कुछ बोल नहीं पा रहा चाइना को। भाई आप कैसे बोलेंगे, आपने इतने पैसे पकड़ लिए उससे। और चाइना जो है वो अमेरिका तो है नहीं, अमेरिका से आपने 35 से लेकर $38 अरब लिए, और आप रोज गाली देते हैं अमेरिका को। अमेरिका ने साजिश कर दी, अमेरिका ने ये कर दिया, ठीक है, आप रोज गाली देते हैं अमेरिका को। मैं पाकिस्तानियों की बात कर रहा हूं, जबकि अमेरिका ने इतना ज्यादा पैसा दिया है, कंटेनर भर भर के डॉलर आए हैं।
कंटेनर भर भर के डॉलर आए हैं। लेकिन पाकिस्तान ने अमेरिका को गाली भी देता है, अमेरिका को धोखा भी देता है, अमेरिका की पीठ पे छुरा भी घोंपता है। पाकिस्तान सब कुछ करता है और अमेरिका ने इतने पैसे दे रखे कि जिसका हिसाब ही नहीं है। तो अमेरिका को गाली दे सकता है। चीन को एक बार पाकिस्तान गलत सांस ले ले, चीन को गाली देना बहुत बड़ी बात है, एक बार गलत सांस ले ले, फिर देखिए चीन क्या करता है। उल्टा लटका के मारेगा चीन, उल्टा लटका के पाकिस्तान को। तो पाकिस्तान इस्लामिक दुनिया का, उम्मा का बादशाह सलामत बनने की कोशिश करता है। हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है, हम ये कर देंगे, हम फलाना कर देंगे। 15 लाख मुसलमानों को जेल में डाल रखा है शिनजियांग में, लेकिन पाकिस्तान की चूनी निकलती। वो कहता है हमें पता ही नहीं क्या हो रहा है यार। अरे तुम्हारा नेबर है चाइना, तुम्हारे बगल में है, पता लगा लो। नहीं, चुप। क्योंकि वहां पे चाइना यह कह रहा है कि देखो यार, हम अपने मुसलमानों के साथ जो मर्जी करें, ठीक है, हम उनको जान से मार दें, हम उनकी औरतों के साथ दुष्कर्म करवाएं, रेप करवा दें, हम उनके बच्चों को री एजुकेशन कैंप्स में डाल दें, हम जो मर्जी करें। अपना मुंह खोलो बेटा, मुंह खोला पाकिस्तान ने, ये लो बेटा डॉलर। पाकिस्तान के मुंह में डॉलर ठूस दिए, पाकिस्तान चुप, कह रहा हमें पता ही नहीं क्या हो रहा है। तो ये किरदार होता है, ये मॉरल कैरेक्टर होते हैं मुल्क के। तो ये पाकिस्तान का, ये है आइडिया जो बाइडेन और G7 के देशों का, जहां पे ये लोग ये चाहते हैं कि एक फंड बने जो कि इन सब चीजों को मैनेज करे और चाइना का जो इन्फ्लुएंस है उसको काउंटर करा जाए। अब दोस्तों मैं दूसरा टॉपिक लाता हूं, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जो कि एक टेररिस्ट आउटफिट है और किस तरीके से पाकिस्तानियों को, पाकिस्तानी फौजियों को मार रही है। इसके जो हेड है वो पाकिस्तानी है, कबायली इलाके से उनका ताल्लुक है, पश्तून है, देवबंदी हैं और इनकी बड़ी सांठगांठ है अफगान तालिबान से। तो तहरीक तालिबान पाकिस्तान एक जमाने में अफगान तालिबान का ही हिस्सा था, लेकिन वहां से टूटकर तहरीक तालिबान पाकिस्तान बना और बड़ी लॉयल्टी इनकी अफगान तालिबान के साथ। एक जमाने में आपने सुना ही होगा, पाकिस्तानी कहता था गुड तालिबान बैड तालिबान, अफगानिस्तान का तालिबान बहुत अच्छा है लेकिन ये पाकिस्तानी तालिबान बहुत खराब है, ऐसा पाकिस्तान कहता था। अब पाकिस्तान में जो नजरिया है वो बदल रहा है, वो कह रहा है दोनों तालिबान खराब है, दोनों मिलकर ठोक रहे हैं पाकिस्तान को। अब अफगान तालिबान ने एक मीटिंग करवाई, आप सोचिए कितना जलील हुआ है पाकिस्तान। अफगान तालिबान ने एक मीटिंग करवाई, किसके बीच में? पाकिस्तानी सरकार के बीच में और तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जो कि एक टेररिस्ट ग्रुप है। जस्ट इमेजिन, आप सोचिए कि एक सरकार के नुमाइंदे एक आतंकवादियों से मिल रहे हैं, उनके साथ चाय पकौड़े खाए जा रहे हैं और उनके साथ डिस्कशन हो रहा है। वो कह रहे हैं भाईजान हमें मारना मत यार, तुम बहुत मार लगा रहे हो। तहरीक तालिबान क्या कह रहा है? देखो मार तो तुम्हें पड़ेगी, तुम इससे बच नहीं सकते, पिटोगे तो तुम बेटा पक्का, लेकिन हम 2-3 चीजें चाहते हैं। अगर तुम वो 2-3 चीजें कर देते हो, उसके बाद मार जो है वो थोड़ी सी हल्की हो जाएगी, बंद नहीं होगी, थोड़ा सा हम हल्का हाथ रखेंगे। नंबर 1, पाकिस्तान में शरिया नाफिज कर दो, पाकिस्तान को शरिया कंप्लाइंट बना दो पूरा का पूरा, पहली चीज। दूसरी चीज, अटक तक का एरिया जो है पाकिस्तान के मैप में अगर आप देखें, अटक का एरिया, अटक तक का एरिया जो है वो आप अफगानिस्तान में शामिल कर दो, उसको इंडिपेंडेंट कर दो पाकिस्तान से, उसको हटा दो। अफगानिस्तान में शामिल करो ना करो, दैट इज सेपरेट फ्रॉम पाकिस्तान, वो पाकिस्तान का एरिया है ही नहीं। तीसरी चीज, ड्यूरेंट लाइन, जो बॉर्डर अफगानिस्तान पाकिस्तान का, वो हम रिकॉग्नाइज नहीं करते। चौथी बात, जो आपने फाटा और खैबर पख्तूनख्वा को जो आपने मिलाया था, आप जैसे थे वाली कार्रवाई करो जैसे पहले थे। यानी कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो एक टेरर ग्रुप है, जिसमें 6 से लेकर 8 से लेकर 10,000, मैं कह रहा हूं 20,000 से ज्यादा आतंकवादी नहीं होंगे, वो 20 भी मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया, 8-10 हजार से ज्यादा आतंकवादी नहीं है, वो पाकिस्तान से एक बराबरी की सतह पे बात कर रहा है। जैसे 2 मुल्क आपस में बात करते हैं ना, जैसे कि जी बात चल रही है अमेरिका और चाइना के बीच में, या फिर अमेरिका और यूके के बीच में बात उस लेवल की बातें चल रही हैं, उस लेवल की बातें, इनको वेलकम करा जा रहा है किसी तरीके से। मैं ये जानना चाहता हूं, क्या पाकिस्तान ने दोबारा सरेंडर 1971 में तो करा था हमारे सामने, ये फोटोज देखिए आप सरेंडर की, ठीक है, लेकिन क्या पाकिस्तानी फौज ने तहरीक तालिबान पाकिस्तान के सामने घुटने टेक दिए? अब मैं आपको कुछ, ये डेटा मैंने इकट्ठा करा है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हुआ क्या क्या है और किस तरीके से इन्होंने मार मारी है। ये देखिए, डॉन न्यूज का एक आर्टिकल है और मैं चाहता हूं ये आर्टिकल फ्लैश हो ऊपर, इसमें मैं आपको पढ़ के बताता हूं। According to figures derived from the Pakistan Institute for Peace Studies digital database on conflict and security, the TTP alone, excluding breakaway factions and affiliated local groups, यानी कि ये जो पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ पीस स्टडी है, इसका डिजिटल डेटाबेस है कॉन्फ्लिक्ट एंड सिक्योरिटी का, वो ये कहता है कि तहरीक तालिबान ने अकेले, तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो है,
जो एक दहशतगर्द, एक आतंकवादी ग्रुप है, उसने अकेले, जिसमें उसके ब्रेकअवे फैक्शन, जो उसके टूट के अलग अलग आतंकवादी संगठन बन गए, उनको शामिल नहीं कर रहे। सिर्फ और सिर्फ तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने 2007 से, अगर आज 2022 है, 2007 से लेकर 2022 तक इन्होंने 3280 टेररिस्ट अटैक पाकिस्तान पे करे हैं। कितने दोस्तों? 3280 आतंकवादी हमले पाकिस्तान पे करे हैं। यह पाकिस्तान की खुद की रिपोर्ट है, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर पीस स्टडीज के डिजिटल डेटाबेस की रिपोर्ट में कोट कर रहा हूं, जिसको कोट करा है डॉन न्यूज ने, जो कि पाकिस्तान का बहुत बड़ा अखबार है। दीज इंक्लूड 301 सुसाइड बॉम्बिंग्स, इसमें 301 आत्मघाती हमले हैं, खुदकुश हमले हैं, जिनमें 7,000 नहीं, these include 301 suicide bombings which claimed 7,488 lives, यानी कि 7,488 लोग मारे गए और 15,086 लोग घायल हुए। इसमें 2,577 फौजी मारे गए, जिसमें 530 एफसी के लोग थे, 992 पुलिस वाले थे, 117 वगैरह पैरामिलिट्री फोर्सेस के थे, 815 पाकिस्तानी फौज के जवान थे, 83 लेवीज के थे और 40 रेंजर्स के थे। और इसके अलावा 4,559 सिविलियंस, which includes 107 government officials, 554 political leaders, 519 pro-government tribal elders and 14 workers of CPAC related projects. इसमें 352 आतंकवादी भी मारे गए। यह फिर कहता है कि 2007 से तकरीबन 1200 सिक्योरिटी फोर्सेस वालों को मार गिराया है। अच्छा, तो दोस्तों ये आपने स्टोरी सुनी कि हजारों की तादाद पे टीटीपी ने पाकिस्तानियों को मारा। ये सिर्फ तहरीक तालिबान पाकिस्तान की है। मैं ना अलकायदा की बात कर रहा, ना मैं इस्लामिक स्टेट की बात कर रहा, ना मैं तालिबान की बात कर रहा हूं। मैं तहरीक तालिबान पाकिस्तान की बात कर रहा हूं। इन लोगों ने मिलकर इतने लोग निपटा दिए। ये पाकिस्तान का वजूद ही नहीं मानते। इन्होंने अपने डिक्लेयर्ड स्टेटमेंट में बोला है कि पाकिस्तानी फौजियों को हम चुन चुन के मारेंगे। ये खुद आतंकवादी ऐसा बोल रहे हैं। पाकिस्तान उनसे बात करने पर आमादा है, क्योंकि पाकिस्तान को एक बात पता लग गई है, एक बात पाकिस्तान को क्लियर हो गई कि टीटीपी, जो कि पाकिस्तानी आर्मी का 10वां हिस्सा भी नहीं है, जो मैन पावर में पाकिस्तानी फौज का 10वां हिस्सा भी नहीं है, 10वां हिस्सा क्या मैं बता रहा हूं, 5वां हिस्सा भी नहीं है, उसका 5% भी नहीं है पाकिस्तानी आर्मी का। और फायर पावर की जहां तक बात है, वो पाकिस्तानी आर्मी का 1% भी नहीं है, क्योंकि पाकिस्तानी फौज में एयरक्राफ्ट भी हैं, टैंक्स भी हैं, हेलीकॉप्टर्स भी हैं, दुनिया भर की चीजें हैं। ये सब तो तहरीक तालिबान पाकिस्तान के पास क्या है? रॉकेट लॉन्चर्स हैं, कुछ माइंस हैं, AK-47 हैं, पिस्टल शिस्टल हैं, यही तो है उनके पास। आतंकवादियों के पास तो लाइट आर्म्स रहते हैं, लाइट वेपन्स रहते हैं। अपने आप को न्यूक्लियर मुल्क कहने वाला कि आलम इस्लाम का अकेला न्यूक्लियर वेपन्स मुल्क, उसने तहरीक तालिबान पाकिस्तान के सामने घुटने टेक दिए। अब आप समझ लीजिए दोस्तों कि क्या गेम चल रहा है वहां पे। पाकिस्तान हड़बड़ा गया बहुत बुरी तरीके से। एक पाकिस्तानी ने मुझे बोला कि मेजर साहब, अब तो हम लोग FATF से निकलने वाले हैं, क्या आप हमें कॉन्ग्रेचुलेट नहीं करेंगे, मुबारकबाद नहीं देंगे? इंडिया ने तो बड़ी साजिशें करी हमें FATF में डालने में, देखो हम निकलने वाले। मैंने बोला भाई देखो ऐसा है, तुम FATF से निकल भी जाओगे, मैं कह रहा हूं तुम निकल गए, मैं मान के चल रहा हूं, मैं तुम्हें मुबारकबाद भी दे दूं, तुम्हारी परेशानियां और बढ़ेंगी, तुम्हारी परेशानियां और बढ़ेंगी। और उसका कारण यही है कि अभी FATF बड़ी न्यूज बन रखा है मीडिया में। तो ये जो डेली अटैक हो रहे हैं ना, डेली जो अटैक हो रहे हैं, ये इतना मीडिया कवरेज नहीं पाते पाकिस्तान में। चलो चलते चलते किसी ने बोल दिया, और क्योंकि रोज होता है, रोज दर रोज होता है, तो फिर लोग इतना उसको मानते भी नहीं। लेकिन एवरी सिंगल डे देयर आर अटैक्स ऑन पाकिस्तानी आर्मी, पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस, सिविलियंस मारे जा रहे हैं रोज दर रोज, रोज दर रोज। और बीच में जाके एक बलोच जो फ्रीडम फाइटर्स थे, वो जाके तहरीक तालिबान पाकिस्तान में मिल गए, वो भी एक आतंकवादी गिरोह में शामिल हो गए। अब ये सब मिल के पाकिस्तान को ठोक रहे हैं। आप देखिए ना गेम क्या चल रहा है। जैसे कंपनी होती है ना जो कंसोलिडेट हो जाती है, एक कंपनी दूसरी कंपनी को टेक ओवर कर लेती है। यहां पे तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने वो बलोच जो ग्रुप था
मिलिटेंट्स का ग्रुप ही कह लीजिए, उसको टेक ओवर। अब हम उन फ्रीडम फाइटर्स नहीं कहेंगे, क्योंकि जब वो बलूचिस्तान की आजादी के लिए लड़ रहे थे तब तक वो फ्रीडम फाइटर्स थे, अब वो आतंकवादियों के साथ मिल गए हैं। एंड आई विल नेवर सपोर्ट एनीबडी हु मर्डर्स विमेन एंड चिल्ड्रन एंड नॉन कॉम्बैटेंट्स। ये नहीं हो सकता। जो उसूलन गलत है वो गलत है। और ये लोग जाके मिल गए टीटीपी से, अब ये लोग मिलके पाकिस्तानी फौज की नाक से खून निकाल रहे हैं। और पाकिस्तानी फौज को पता नहीं लग रहा कि इन भाइयों को कंट्रोल कैसे करें। ये हाथ में नहीं आ रहे इनके। ये जाते हैं पाकिस्तान के अंदर, 4-5 फौजियों को लिटा देते हैं और वापस अफगानिस्तान की पहाड़ियों में भाग जाते हैं। और अफगान तालिबान पाकिस्तान से क्या कर रहा है कि देखो, हमें पता है कि इन लोगों ने, हमारे बंदों ने तुम्हारे 5 लोग मारे हैं और ये वापस अफगानिस्तान आ गए हैं, ये हम मानने को तैयार हैं, लेकिन तुम अफगानिस्तान के अंदर नहीं आओगे और ना हम इनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। ये अफगान तालिबान ने बोल दिया। और पाकिस्तान क्यों डरता है अफगान तालिबान से? फिर मैं कह रहा हूं, पाकिस्तान की जो फौज है वो अफगान तालिबान से बहुत बड़ी है, बहुत वेल इक्विप्ड है और बेटर ट्रेंड है। लेकिन अफगान तालिबान के पास सुसाइड बॉम्बर्स है। कल अगर पाकिस्तान अंदर घुसता है तो अफगान तालिबान ऐसे नहीं करेगा, ठीक है, थोड़ी बहुत उनकी पोस्ट पे गोलाबारी करेगा, ये बात तय है, लेकिन फिर वो अपने बंदे पाकिस्तान के अंदर भेजेगा, फिर मार्केट में बम फटेंगे। वेरी अनफॉर्चुनेट, वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट, लेकिन ये सच्चाई है तालिबान की। तालिबान यही करता आया है, भेज देगा किसी को, फट जाएगा आदमी। ये पाकिस्तान को पता ही नहीं है कि इसको कैसे कंट्रोल करे। तो पाकिस्तान की फौज ने लगभग घुटने टेक दिए। क्यों? मैं 1 मिनट और लूंगा क्यों समझाने के लिए, फिर मैं आपको आगे ले चलता हूं। देखिए, पाकिस्तान की दोस्तों हर समय पॉलिसी रही है ना, ये आतंकवादी जो है ना, लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन का, ये भारतीय फौजियों पर अटैक कर रहा है, तो ये अच्छा आतंकवादी है, ये सड़ा मुड्डा है, ये अच्छा आतंकवादी है। और ये जो हमारे ऊपर अटैक कर रहा है ये बुरा आतंकवादी है। तो गुड टेररिस्ट और बैड टेररिस्ट पाकिस्तान में चलता चला आ रहा है। और मैं पाकिस्तानियों से 100 बार बोल चुका हूं, ये सांप हैं, ये किसी के सगे नहीं है। अगर तुम्हें लग रहा है तुम्हारे सगे हैं, सबको ऐसा लगता है कि मेरा दूध पिलाया सांप मुझे नहीं काटेगा, ये सबका है। मैं भी अगर घर पे एक सांप छोटा सा सपोला लेकर आऊं और मैं उसको दूध पिलाऊं बचपन से, तो मेरे भी मन में यह बात रहेगी कि ये जो सांप जब बड़ा हो जाएगा ना, किसी और को काटे, मैंने तो बचपन से इसको मैंने खिलाया पिलाया है, मैं ही इसका सब कुछ हूं, ये सांप मुझे कभी नहीं काटेगा। ये मेरा मानना है कि मैंने सांप को दूध पिलाया, लेकिन जब उस सांप को मौका मिलेगा वो मुझे भी काटेगा। और यही बात पाकिस्तानियों को समझ में नहीं आई, इसलिए ये सब हो रहा है। इन्होंने ये सब पाकिस्तान ने तो पाल के रखे थे, पाकिस्तान ने ही ये पाल के रखे थे भाई। ये सारे गिरोह पाकिस्तान ने ही बनाए हैं। अफगान तालिबान का भी जो बाप है वो पाकिस्तानी है। अफगान तालिबान से ही टूट के बना तहरीक तालिबान पाकिस्तान। अब इन्हीं के बेटे, इन्हीं के पोते इनको मार रहे हैं, उनको दिक्कत हो रही, कह रहे हैं भारत की साजिश है। जन्म किसने दिया? मारने वाला पाकिस्तानी मुसलमान, मरने वाला पाकिस्तानी मुसलमान। इसमें भारत कहां से आ गया बीच में? ये आपस में एक दूसरे को निपटा रहे हैं और हजारों की तादाद में पाकिस्तानी मारे जा रहे हैं। और देखिए, जो पाकिस्तानी फौजी है, ठीक है, उसका काम है, वो लड़ रहा है बॉर्डर पे, लेकिन अफसोसनाक बात यह है, जो बहुत दुख की बात यह है कि पाकिस्तानी सिविलियंस मारे जा रहे हैं इसमें। दैट इज वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। मुसद्दिक मलिक हैं पाकिस्तान के पेट्रोलियम मिनिस्टर, उनका भी बयान आया कि साहब गैस तो में मिल नहीं रही, ठीक है, एलपीजी कुछ नहीं मिल रहा, बुरे हाल है। तो बोला कि साहब कुछ साल पहले जो $4 की गैस थी, अब वो 40 पे भी नहीं मिल रही। तो पाकिस्तान ने दो तीन बिडर्स को भी बोला था कि 2-3 बार बिडिंग करवाई थी पाकिस्तान ने। मुसद्दिक मलिक साहब ये कह रहे हैं कि कोई आया नहीं पाकिस्तान को गैस देने के लिए। कह रहे हैं जो गैस 40 आज की तारीख में जो रेट 40 है, 40 पर भी नहीं मिल रही, वो $4 की थी, अब वो 40 पर भी नहीं मिल रही। और कह रहे हैं हमने जितने भी टेंडर फ्लोट करे थे किसी ने जवाब नहीं दिया। तो ये पाकिस्तान में गैस का जो बहरान है, गैस की जो कमी है, बस पाकिस्तान, भारत ने ले लिया। रोज के रोज इनके टेलीविजन चैनल सिर्फ एक गाना गाते हैं दोस्तों, भारत रूस से अगर तेल ले सकता है तो हम क्यों, तो ले लो ना यार। हमने, भारत ने, मोदी जी गए थे हाथ पकड़ने के लिए शहबाज शरीफ का कि नहीं शहबाज बेटा तुम तेल नहीं लोगे रे, तुम लो ना यार, तुम ईरान से भी लो, तुम सबसे लो। इमरान खान ने क्यों नहीं लिया? इमरान खान कह रहा है कि रूस से गया था, मेरी सरकार गिरा दी। भाई तुम ईरान से ले लेते, ईरान तो बगल में है। ईरान से इमरान खान ने क्यों नहीं तेल लिया? इमरान खान 3.25 साल पावर में था, इक्तदार में था 3.25 साल।
इमरान खान आराम से ले सकता था तेल। रशिया तो फिर भी बहुत दूर है ना। रशिया में तेल चढ़ेगा जहाज़ों में, आएगा पाकिस्तान, फिर बात होगी उसकी, या फिर सेंट्रल एशियन स्टेट से आएगा वहां पे, तब बात होगी, वो बात की बात है। वो तो बहुत दूर है रशिया। ईरान के ऊपर भी सैंक्शंस हैं। आप सस्ता तेल ईरान से क्यों नहीं लेते? बगल में ईरान, आप लीजिए सस्ता तेल ईरान से, दबा के लीजिए। नहीं ले एक दूसरे को। ये देखिए पाकिस्तान में ये चीज हो गई है कि सब इमरान खान शहबाज शरीफ की टांग खींचेगा, शहबाज शरीफ इमरान खान की टांग खींचेगा। इन दोनों को यह नहीं पता कि दोनों एक दूसरे की टांग नहीं खींच रहे, दोनों मिलकर पाकिस्तान की टांग खींच रहे हैं। और जो बाकी लोग हैं हम जैसे, हम लोग मजे ले रहे हैं। इमरान खान झूठ बोल रहा है कि मैं रशिया से तेल लेने वाला था, मेरी सरकार गिरा दी। कोई इमरान खान से पूछे कि ठीक है रशिया से तुमने नहीं लिया, कोई बात नहीं, तुमने ईरान से क्यों नहीं लिया? ये इमरान खान का झूठ है। शहबाज शरीफ का भी झूठ है। शहबाज शरीफ का भी झूठ है। शहबाज शरीफ भी वही चीज कर रहा है कि नहीं हमारे पास रिफाइनरी नहीं है। चलो तुम्हारे पास रिफाइनरी नहीं है रशियन पेट्रोलियम की, ईरान से ले लो ना, तुम ले लो ईरान से भाई सस्ते में, क्या दिक्कत है? एक्चुअली क्या है कि इमरान खान और शहबाज शरीफ दोनों के दोनों डरपोक हैं, और ये दोनों के दोनों ट्विटर के खिलाड़ी हैं। इनको डर लगता है अमेरिका से कि अगर हमने रूस से तेल ले लिया तो अमेरिका फिर बैंड बजा देगा, या हमने ईरान से ले लिया तो अमेरिका बैंड बजा देगा। इमरान भी कुछ नहीं करेगा। इमरान आज की तारीख में, मैं ये करने वाला था, मैं वो कर देता। इस भाई ने 3.25 साल कुछ नहीं करा। हिज स्कोर इज 0। और मैं आपको बता रहा हूं शहबाज शरीफ का भी स्कोर 0 होगा, क्योंकि दोनों के दोनों नालायक हैं। आता नहीं ना काम करना। देखिए पंजाब का चीफ मिनिस्टर बनना अलग बात है, और एक पूरे 25 करोड़ के मुल्क का प्रधानमंत्री बनना एक अलग चीज है। एंड शहबाज शरीफ विल ऑल्सो फेल। इमरान खान ऑलरेडी अ फेलियर, शहबाज शरीफ भी फेल होगा, मैं आपको बता रहा हूं। मैं एक चीज आपको समझाना चाहता हूं, फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करूंगा। देखिए दोस्तों, ऐसा है ना, पाकिस्तान का बेड़ा गर्क क्यों हो रखा है? हर चीज में पाकिस्तान फेल। स्पोर्ट्स से लेकर, इकोनॉमी से लेकर, डिप्लोमेसी से लेकर, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर, हर चीज में पाकिस्तान फेल क्यों होता है? आपने कभी बात नोट करी है? हर चीज में पाकिस्तान में अच्छी खबर है ही नहीं, हर चीज में फेल हो रहा है पाकिस्तान। ऐसा क्यों है? ये फिल्में तक ठीक से नहीं बना सकते। हर चीज में फेल, ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि पाकिस्तान का जो एलीट है ना, जो टॉप तबका है पाकिस्तान का, जो देश चलाता है, उसमें उनके मंत्री शामिल, उनके ब्यूरोक्रेट शामिल, उनके आर्मी ऑफिसर शामिल, जो भी हैं, टॉप क्रीम है पाकिस्तान का। पाकिस्तान ने अलाउ कर रखी है डुअल नेशनैलिटी, यानी कि एक आदमी दो मुल्कों का सिटीजन हो सकता है, दो मुल्कों का शहरी हो सकता है, उसको नागरिकता हो सकती है दो मुल्कों की एक साथ। भारत में ऐसा नहीं है। भारत में प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति छोड़िए, भारत में एक कॉमन मैन जो सड़क चलता आदमी, उसकी डुअल नेशनैलिटी नहीं हो सकती। या तो आप हिंदुस्तानी हैं या हिंदुस्तानी नहीं है, या तो आप भारतीय हैं या नहीं है। देयर इज नो इफ नो बट। ठीक है, पाकिस्तान में सारे इफ एंड बट हैं। अब आप पूछेंगे साहब इसका क्या लेना देना पाकिस्तान की तरक्की से? ये लेना देना है कि जो भी इनका करप्ट एलीट है, जो भी इनके टॉप क्लास के लोग हैं ऊपर, सबने लंदन में, दुबई में घर बना रखे हैं, और किसी को विश्वास नहीं है पाकिस्तान पे कि पाकिस्तान चलेगा। मैं आपको बता रहा हूं, ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, नन ऑफ देम बिलीव दैट पाकिस्तान एज एन एक्सपेरिमेंट विल सर्वाइव। इनके मन में डाउट है, इसीलिए पाकिस्तान से पैसा चोरी करके बाहर डालते हैं। पाकिस्तान से पैसा चोरी करा, प्रॉपर्टी खरीदी, शॉपिंग मॉल खरीदे, प्लाजे खरीदे, गाड़ियां खरीदी, बच्चों के लिए ग्रांट्स लगाए, बैंक में पैसा डाला, इन्वेस्टमेंट यहां वहां स्टॉक मार्केट में करी। करोड़ों अरबों पति हैं ये लोग, सिर्फ लखपति नहीं है, करोड़ों अरबों पति हैं। पाकिस्तान की दौलत लूट लूट के ये लोग बाहर ले जाते हैं, क्योंकि इनको अपने मुल्क में भरोसा नहीं है। ऐसी बात नहीं कि भारत में करप्शन नहीं है, ऐसी बात नहीं कि भारत से पैसा लेके लोग बाहर नहीं भागे, लेकिन पाकिस्तान में ये जो बाहर से लोग भागे हैं ना पैसा लेके, वो फिर बाहर ही रहते हैं, भारत में नहीं आते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि फिर ये जिंदगी भर जेल में जाएंगे। जैसे नीरव मोदी वगैरह, ये जितने भी कार्टून नेटवर्क वाले बाहर हैं बैठे हुए, ये एक ना एक दिन वापस इंडिया आएंगे और जेल में सड़ेंगे, क्योंकि भारत का पैसा लेके भागे। पाकिस्तान में तो भाई ये कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, पाकिस्तान में ये लोग कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं साहब। पाकिस्तान में ये लोग बड़े बड़े ओहदों पर हैं। पाकिस्तान के आर्मी चीफ बाहर जाके सेटल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि किसी को भरोसा नहीं है कि पाकिस्तान चलेगा भी कि नहीं चलेगा। पाकिस्तान के 4 टुकड़े तो नहीं हो जाएंगे, फिर हमारी इन्वेस्टमेंट का क्या होगा? ये लोग अगर चोरी भी करते हैं तो अपने मुल्क में क्यों नहीं लगाते? मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं, जो बड़े बड़े अशराफिया हैं, अगर ये चोरी भी करते हैं पाकिस्तान से तो अपने मुल्क में पैसा क्यों नहीं लगाते? क्योंकि इनको अपने मुल्क पर भरोसा नहीं है। ठीक है, इन्होंने कोठियां बड़ी बड़ी कर रखी हैं, लेकिन इनका 90% इन्वेस्टमेंट देश के बाहर होता है। आखिरी चीज, जनरल बाजवा पहुंचे सऊदी अरेबिया, किंग अब्दुल अजीज मेडल से उनको प्रिंस सलमान ने
नवाजा, ये क्यों दिया है मेडल इनको? इन्होंने ऐसा क्या तीर मारा है कि सऊदी अरेबिया इनको मेडल दे? बात यह है कि जनरल बाजवा की पाकिस्तान के अंदर बड़ी किरकिरी हो रखी है, बड़ी किरकिरी हो रखी है। और जनरल बाजवा की क्रेडिबिलिटी बिल्कुल जमीन पे है आजकल। सोशल मीडिया पर डेली गालियां पड़ रही हैं, लोग खुले आम, जो लोग फौज का नाम नहीं लेना चाहते थे वो रोज जनरल बाजवा को गालियां दे रहे हैं। और ये करवा रहे हैं पाकिस्तानी फौज के अंदर वाले ही, क्योंकि पाकिस्तानी फौज में बीच में दरार पड़ चुकी है। तो मैं आपको सिर्फ एक बात यह बताना चाह रहा हूं कि भाई ये लोग गए थे जनरल बाजवा की जो इमेज है ना उसको ठीक करने के लिए, क्योंकि पाकिस्तानी फौज और सऊदी गवर्नमेंट की बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। पाकिस्तानी सरकार के अच्छे ताल्लुकात हो ना हो, पाकिस्तानी सरकार के ताल्लुकात अमेरिका से खराब हो सकते हैं, पाकिस्तानी सरकार के ताल्लुकात सऊदी से खराब हो सकते हैं, चीन से भी खराब हो सकते हैं, लेकिन पाकिस्तानी फौज के, पाकिस्तानी आर्मी के ताल्लुकात चीन से भी बहुत अच्छे हैं, उनके अमेरिका से भी बहुत अच्छे हैं, उनके सऊदी अरब से भी बहुत अच्छे हैं, यूएई से बहुत अच्छे हैं। क्योंकि ऑल दीज कंट्रीज रिकॉग्नाइज पाकिस्तान एज अ मिलिट्री स्टेट, दे डू नॉट रिकॉग्नाइज पाकिस्तान एज अ डेमोक्रेसी। ये कहते हैं अगर पाकिस्तान में बात करें तो फौजियों से बात करो, यार यही लोग हैं जो पाकिस्तान में आपका काम करवा सकते हैं। तो जनरल बाजवा को मेडल, अब्दुल अजीज का जो मेडल दिया है वो इसलिए दिया है क्योंकि इनकी थोड़ा सी रेपुटेशन पाकिस्तान में बिल्डअप हो, क्योंकि पाकिस्तानी वैसे सऊदी अरब को बाप मानते हैं अपना, दे लुक अप टू सऊदी अरेबिया। तो बेसिकली ये बात है दोस्तों। आज का एपिसोड मैं यहीं पे खत्म करता हूं। 1-2 दिन में दोबारा एक नया एपिसोड लाने की कोशिश करूंगा। हमारा एपिसोड देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से एक बार आपसे अपील करूंगा कि इस वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।